आज का ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपका सीटेट हो गया, एमपी टेट, यूपी टेट या किसी भी अदर स्टेट से आप हैं, टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस, DSSB, सभी एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनसीएफ की। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगर हम बात करें सीटेट की, पेपर 1, पेपर 2, कोई भी पेपर आप सीटेट का दे रहे हो, आपको पता होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पेडागोजी बेस्ड 30 नंबर का तो आपका सीडीपी रहता ही है। बाकी हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर के जो शिक्षण शास्त्र संबंधी मुद्दों पर जो क्वेश्चन आते हैं उनका आधार यही रहता है, यही से प्रश्न बनते हैं। और एनसीईआरटी को मिक्स करके, यानी एनसीईआरटी का कंटेंट और इसमें जो बातें कही गई हैं इनको आधार बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करें अगर हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सबसे पहले आपको एक चीज़ हम आपको बता दें यहाँ पे कि अगर आपसे पूछता है कि इसका सूत्र क्या है, कई बार पूछ लेता है कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है। तो एनसीएफ 2005 का सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, और आपको अभी तक नहीं पता होगा एनसीएफ 2005 जो है ये पहला कोई नहीं है, मतलब पहला ये डेटा नहीं है, इसके पहले 3 बार ऑलरेडी एनसीएफ आ चुका है। ये जो है 2005 वाला जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, जिसको बेस मान करके, वो आपका संशोधित संस्करण है। सबसे पहली बार जो एनसीएफ आया था वो आया था 1975 में, फिर अपडेट हुआ 1988 में, फिर अपडेट हुआ 2000 में, फिर हुआ 2005 में। अब जो है नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी उसके बाद फिर से अपडेट होगा तो कुछ चीज़ें इसमें और ऐड होंगी। फिलहाल के लिए हम इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भारत की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद यानी एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है, हमने बताया कि एनसीईआरटी का मतलब बेस रहता है इसका, तो एनसीईआरटी द्वारा ही ये तैयार किया गया 1975, 1988, 2000 और अपडेटेड जो आपका रूप है ये 2005 में है। अर्थात ये चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में से एक है आपका 2005 वाला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। भारत में, सिर्फ स्टेट में नहीं, पूरे ऑल इंडिया, ठीक है, भारत में स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया है ना, संविधान में सभी बातें कही गई हैं, किस अनुच्छेद में क्या है, उसी तरीके से इसमें भी है कि बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाए, किस सब्जेक्ट में बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है, उसके लिए हम क्या, टीचर का रोल क्या है, कैसे टीचर उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, और पर्यावरण को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी को कैसे, गणित को कैसे, क्या गणित कठिन है, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है एनसीएफ 2005 में चैप्टर वाइज। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि आप पूरा पढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है सारांश है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो एनसीएफ 2005 रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है, निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति से ये शुरुआत होती है, जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है जिनमें से दोनों को एक न समझ वयस्क द्वारा विकृत किया जा सकता है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई थी। अर्थात अगर आपसे ये पूछे कि किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ तैयार हुआ तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार हुआ। 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CABE में चर्चा और पारित किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे सिद्धांत क्या है, और यहीं से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। कई बार होता है आप समझ नहीं पाते हैं कि हम आपको ये ट्रिक क्यों बताते हैं, कि हम ये क्यों कहते हैं कि जीवन से जोड़ना वाला ऑप्शन सही होगा, रटने वाला गलत होगा। तो ये इसीलिए क्योंकि हमारा एनसीएफ कहता है, ठीक है, ये एक तरीके का संविधान है बच्चों से संबंधित। तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और कुछ सिफारिश और सुझाव भी हैं, उनकी हम बात करेंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ा जाए, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, मतलब किताबी ज्ञान ना दिया जाए बच्चों को, जो पढ़ाया जा रहा है वह स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। पढ़ाई रटन प्रणाली मुक्त हो, मतलब रटने पर फोकस ना किया जाए बच्चों को, ठीक है, वास्तविक जीवन से ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ करके शिक्षा दी जाए।
पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, ठीक है, सर्वांगीण विकास हो सके, इस तरीके से सिलेबस हो। और बच्चों को क्या है, हम आपको बताते नहीं कि अवसर वाला ऑप्शन देखिएगा, टिक मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बच्चों को अवसर मुहैया कराया जाए, इसके लिए वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना बन करके रह जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ पाठ्यपुस्तक केंद्रित ही बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, बजाय इसके, बजाय इसके का मतलब है कि इसको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पाठ्यपुस्तक केंद्रित ही बनाएं, क्या करें, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराएं। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना। लचीला बनाने का मतलब ये है बच्चों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए। बच्चों पर जबरदस्ती परीक्षा ना थोपी जाए कि हर समय परीक्षा ही आप ले रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। मतलब बच्चों को जो माहौल दिया जाए और प्रजातांत्रिक हो। प्रजातांत्रिक का मतलब ये है कि बच्चों को कहने, अपनी बात को कहने का मौका मिले, कोई प्रेशर ना हो, ठीक है, बच्चे अपनी बात को कह पाए। कोई समस्या आ रही है कुछ पढ़ने में या कोई और भी समस्या है तो कह पाए वो। और एक चीज़ और ध्यान दी गई, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित किया जाए, जो राष्ट्र के हित में कुछ मुद्दे ऐसे हैं उन पर भी बात की जाए। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम देखेंगे और इसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रक्रिया से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया। इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का फिर से क्या दिया जा रहा है, बच्चों को अवसर दिया जा रहा है और उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा हम माहौल बनाते हैं एक शिक्षक होने के नाते। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी का उससे व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह के शोषण, अन्याय, गरीबी, लिंग भेदभाव, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। कई बार आपने देखा होगा एडमिशन के लिए, ठीक है, लिंग के आधार पे भेदभाव है कि वहाँ पे गर्ल्स के एडमिशन नहीं हो रहे हैं या बॉयज़ के नहीं हो रहे हैं, तो इन सब से मुक्त होना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, वंचित कर देते हैं शिक्षा को बच्चे की, है ना। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षा ना हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को तैयार करती हो। कुछ विशेषताएं हैं, इनको भी आप देख लीजिए। सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के लिए बोझ के बिना सीखना, ये हमने आपको सूत्र बताया एनसीएफ का। और परीक्षा के लिए एक आधार बनने और बच्चों से तनाव को दूर करने के लिए पाठ्यपुस्तकों से दूर जाना। इसने पाठ्यक्रम के डिजाइन में बड़े बदलाव की सिफारिश की। तो एनसीएफ की सिफारिश किया थी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सिर्फ किताबों पर आधारित ना हो, बच्चों को तनाव न महसूस हो, बच्चे प्रेशर में ना जाएं, ठीक है। कैसे सीखें बिना बोझ के शिक्षा दी जाए, ये सारी चीज़ें कही गई इसमें। आत्मनिर्भरता और व्यक्ति की गरिमा की भावना विकसित करने के लिए जो सामाजिक संबंधों के लिए आधार होगा और समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित करेगा। ऐसा सिलेबस हो जो आत्मनिर्भर व्यक्ति के लिए तैयार करे बच्चे को। 14 साल की उम्र तक एक बच्चे को केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारणा को बढ़ावा देना, ये बातें कही गई। छात्रों में एकता, लोकतांत्रिक और एकता की भावना पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने और नई पीढ़ी के पुनर्मूल्यांकन के लिए सक्षम है। जेपी नाइक ने भारतीय शिक्षा के लिए समानता, गुणवत्ता और मात्रा को अनन्य त्रिकोण के रूप में वर्णित किया है। सामाजिक संदर्भ के संबंध में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया है कि जाति, पंथ, धर्म और लिंग के बावजूद सभी को एक जैसा पाठ्यक्रम दिया जाए, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। इसमें है परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान,
पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल के चरण और मूल्यांकन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, इन सब चीज़ों की बात कही गई है कि सीखने और ज्ञान को कैसे बच्चे को कौन कौन से वातावरण, लिंग, आसपास का माहौल, आनुवंशिकता, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ठीक है। और पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, स्कूल के चरण, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, व्यवस्थागत सुधार किस तरीके से हम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की बात कही गई है एनसीएफ में। कुछ सुझाव दिए गए हैं। शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का प्रयोग किया जाए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को आप आए, कुछ पढ़ा करके लिखवा करके चले गए, सूचना दे गए, काम खत्म, इससे बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। बहुत मोटी मोटी किताबें आप बच्चों को खरीदवा दे रहे हैं, पढ़ वो पा नहीं रहे हैं, सिर्फ होमवर्क, क्लास वर्क में ही काम आपका खत्म हो रहा है, बच्चे का भी और टीचर का भी। तो ये क्या है, ये असफलता का प्रतीक है, ऐसा कहता है एनसीएफ 2005। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर के स्थापित किया जाए। कई बार आप सीटेट के प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसमें क्या दिया होता है कि उपदेश दे रहा है टीचर, तो उपदेश देना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों को उपदेश न दिया जाए, ठीक है, उपदेश दे करके नहीं, वातावरण दे करके स्थापित किया जाए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। तो तर्क आधारित अधिगम पे जोर दिया जाए। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है, ठीक है। मान लिया बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसकी वास्तविक आकांक्षाओं को आप पहचानें। आप ये ना समझें कि बच्चा पहली बार में स्कूल गया है तो टॉप करके आए, ये आकांक्षा रखना गलत है, ये अभिभावक को बताया जाए। कौन करेगा काम, ये टीचर का ही काम है। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षा। एक बार प्रश्न आपको सीटेट प्रीवियस ईयर में हमने सॉल्व भी कराया था, तो कक्षा जीवंत होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल शांत होनी चाहिए, ठीक है। जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, मतलब जो एक्टिविटी कराई जा रही हैं, ठीक है, उसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन ऐसा वास्तविक रूप में होता नहीं, क्योंकि गार्जियंस भी क्या है, बहुत व्यस्त हैं, आते नहीं। जब पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते हैं तो एक्टिविटी में क्या आएंगे। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। खेल आनंद और सामूहिकता की भावना के लिए, मतलब खेल जो है ये आनंद और सामूहिकता की भावना के लिए है। सिर्फ ये नहीं कि कोई बच्चा को आप खेल खिला रहे हैं तो वो हार गया, जीत गया, उसको प्राइज मिल गया, इसके लिए नहीं है। रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की भावना को प्रश्रय ना दें। खेल खिलाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे में सामूहिकता का विकास हो और बच्चे आनंद ले सकें। 12वां पॉइंट है यहाँ पे, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें, मतलब बच्चों को जो ज्ञान दिया जाए वो कैसे दिया जाए, तो मातृभाषा में ही दिया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। आप अगर बच्चों को पुस्तकालय ले जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं और किताब निकाल करके बच्चे को दे दें, नहीं। बच्चा खुद अपने मन से किताब पढ़ेगा तो उसका मन और लगेगा, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी बुक में उसका इंटरेस्ट होगा वो पढ़ेगा। वे पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का मौका दें, मतलब सिलेबस में ऐसी पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया जाए जिसमें बच्चे एक्टिविटी कर सकें, अंतःक्रिया कर सकें। कल्पना और मौलिक लेखन के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा दंड भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा पुरस्कार भी नहीं देना है कि लगातार अगर बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो आप लगातार प्राइज दिए जा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, जॉन डीवी ने भी इसका समर्थन किया है। बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें बालक की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रख करके हम शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पे सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं 26 जनवरी 2 अक्टूबर वगैरह वगैरह को, उसमें क्या है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना हो ये प्रोग्राम, इसमें क्या है सौंदर्य बोध को, मतलब संस्कृति को भी मौका दिया जाए, संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए, मतलब जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है शिक्षण और बच्चों की, वो सतत, मतलब तेजी से हो, ऐसा नहीं कि लेट हो, मतलब सतत प्रक्रिया, मतलब लगातार अपनाया जाए, जल्दी हो और लगातार भी हो। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाते जाए, मतलब ये हुआ कि जो भी नई चीज़ें अगर कोई आ रही हैं, कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उन चीज़ों को शिक्षकों तक पहुंचाया जाए। और अगर कोई टीचर अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब सरकार के द्वारा या कोई संस्था के द्वारा, तो भी टाइम टू टाइम दिया जाए, ऐसा नहीं मरणोपरांत वाला, ठीक है।
तो टाइम टू टाइम दिया जाए पुरस्कार, लेट ना किया जाए। इससे क्या होगा, इससे शिक्षक और मोटिवेटेड होगा और अच्छे तरीके से काम को करेगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहले कुछ वन लाइनर प्रश्न, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? तो एनसीएफ 2005। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि एनसीएफ 2005 किसका संशोधित रूप है, तो एनसीएफ 2000 का, क्योंकि 2005 से पहले 2000 वाला आया था। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वहाँ पे कोई और मंत्रालय भी दे सकता है, जल संसाधन, ठीक है, कोई और, तो आप ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है? हमने आपको पहले ही बता दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम, शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो शांति के लिए शिक्षा। एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है? तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो फुल फॉर्म है, इसमें जो करिकुलम शब्द है ये किस भाषा का है? तो करिकुलम शब्द है लैटिन भाषा का शब्द। सामाजिक शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो 2005 में। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो एनसीईआरटी दिल्ली में। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्य थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, और पाठ्यक्रम से टीचर को भी आराम रहता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ हमें ये पढ़ाना है। तो इससे क्या है, टीचर का भी जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है पढ़ाने का, वो पूरा करने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। एनसीएफ 2005 का फार्मूला क्या है? तो त्रिभाषी फार्मूला है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? प्रथम भाषा में आपकी हिंदी भाषा या राज्य की भाषा, द्वितीय भाषा में आपकी अंग्रेजी भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तृतीय भाषा में आपकी स्थानीय भाषा, इसमें पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू जो भी हो वो आ जाएगी। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है एक बार। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो क्या निहितार्थ है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि ये समस्या समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो मतलब कुछ सीख रहे हैं। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया जाए। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? तो कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वाकांक्षी, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? हमें लग रहा है पूछा भी गया है ये। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है, पूछा गया प्रश्न ये, गणित के उच्च उद्देश्य, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या आशय है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये गणित की लंबी आकृति का मतलब है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? तो मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक केंद्र। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, और कक्षा 1 और 2 की जो परीक्षा हो प्रेक्षण के आधार पे हो, ऑब्जर्वेशन मेथड के आधार पे। लेकिन कक्षा 10वीं की परीक्षा कैसी हो? ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक विकास को विकसित करना। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया है? तो बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। लिखते चलिएगा इन चीज़ों को, प्रश्न आपसे यहीं से बनेंगे। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस वाला वीडियो आ रहा होगा। एनसीएफ के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो इस वीडियो को आप क्लिक करके देखें। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो, सतत मूल्यांकन हो, और खुली पुस्तक की परीक्षा हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।